जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का कोड जो 31 मई से आने वाला था वो एडवांस में मैं लेकर आ गया हूं। तो वो भी वीडियोस अब ऐप पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। तो जल्द से जल्द MM Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो वीडियोस है एंजॉय कीजिए। क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, तो जो मौका है वो गवाइए मत। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप, जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में पिन की हुई और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप जैसे कि जानते हो कि जो श्लोक है वो हम थोड़े समझ रहे हैं। आपके तरफ से जो बोला गया था कि जो भगवत गीता के श्लोक है वो लेकर आइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, बहुत कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस वर्जन में जा रहे हैं। देखिए, पिछले इसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो मन है, इंसान का मन है, इसे काबू में करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसे अगर काबू में करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो लस्ट है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। अब लस्ट मतलब सिर्फ वही नहीं है जो सेक्सुअल कैपेबिलिटी, वो लस्ट नहीं है। मतलब यहाँ पर लस्ट का हमने देखा था कि जो भी हमारे गोल्स के बीच में आए वो लस्ट है। अब यहाँ पर आप देखो तो हमने देखा था कि लस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। तो जो इंद्रियां है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, उस पर कंट्रोल पाकर हम जो हमारी इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल पा सकते हैं और इस तरीके से लस्ट पर कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा अब यहाँ पर आगे जा रहे हैं, एडवांस में जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। कर्मे निद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर रखता है, लेकिन मन में उन्हीं इंद्रियों के विषय में चिंतन करते रहता है, वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जो इंद्रियों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? सेंसरी ऑर्गन से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल करने के चक्कर में उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी से रिलेटेड एक जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ध्यान में आता है मुझे। यहाँ पर देखिए, किसी ने भी कहा हो, ठीक है, किसी ने भी कहा हो, लेकिन स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एवरी टाइम आई मीट अ प्रोस्टिट्यूट शी वांट्स टू टॉक अबाउट गॉड एंड एवरी टाइम आई मीट अ प्रीस्ट ही वांट्स टू टॉक अबाउट सेक्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूट है उसने सारी जो इंद्रियां हैं उसे यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रखा हुआ है ना। इसीलिए वो क्या है, वो जब उससे मिलते हैं तो वो बात करती भगवान के बारे में, वो बात करती गॉड के बारे में। लेकिन जो प्रीस्ट है उन्होंने यहाँ पर सभी इंद्रियों को काबू में करके रखा हुआ है और हठपूर्वक ऊपर से रोक कर रखा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उसी के बारे में चिंतन जो है वो चलते रहता है। भले यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो, लेकिन इससे हमें सीखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ सीखना है। इस बारे में क्या सीखना है कि जब हम हठपूर्वक जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। अगर मन से हम उन इंद्रियों को कंट्रोल करें तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से करना पड़ेगा? ये हम कर सकते हैं जब हम पूरी तरीके से उस चीज को, हमारा जो गोल है उस पर फोकस करें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो भी हम खुद को डिनाई करते हैं वो हमारा प्रिजन बन जाता है। इसलिए क्या करना है? जब हम डिनाइल के बेसिस पर चलते हैं तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जो हम होप है उसके बेसिस पर चलना चाहिए, जो गोल है उसके बेसिस पर चलना चाहिए, जो पर्पस है उसके बेसिस पर चलना चाहिए। तब जाकर जो बाकी की चीजें अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगी। ये जो चीज है ना, ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा भाई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं कि किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शन जो है उससे बच सकते हैं। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो आइए यहाँ पर हम 28 मई जो है उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैप में जो कंट्री है, इसकी कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। तो आपको करना क्या है? वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये।
तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे. तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता आणि जेव्हा तुम्ही पे कराल तेव्हा MMBean हा कोड तुम्ही नक्की वापरा. जेव्हा हा तुम्ही कोड वापराल तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट जे आहे ते मिळून जाईल. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीला आणि बॅचला जॉईन करा. ये कुछ वोकैब जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला यहाँ पर जो वर्ड है देखने को मिल रहा है कैप्रिशियसली. कैप्रिशियसली का मतलब क्या है कि चेंजिंग बिहेवियर सडनली. मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है कि अभी जो है वो कुछ और बिहेवियर था, अभी सडनली कुछ और हो गया है. मतलब जिनको हम बोलते हैं ना सन की, कि भैया तो सन की है, कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी भी ठंडा हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है. ठीक है, उससे हम कहते हैं कैप्रिशियसली. तो यहाँ पर सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि डोंट बिलीव हिम व्हेन ही कॉम्प्लीमेंट्स यू, ही इज कैप्रिशियस इनफ टू से समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट अ फ्यू डेज लेटर. मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी वो आपकी तारीफ कर रहा है उसको सीरियसली मत लो, क्योंकि उसका नेचर जो है वो इतना सन की है कि कुछ दिनों के बाद वो कंप्लीटली डिफरेंट बोलेगा. आज बोल रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे अप्सरा कोई है ही नहीं, है ना, जो स्वर्ग है उसमें भी तुम जैसी अप्सरा नहीं देखने को मिलेगी. और बाद में कुछ दिनों के बाद जो है सडनली बोलने लग जाएगा कि अरे 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 बहुत ही देखना ही नहीं है. इस तरीके से जो है वो हो सकता है ना. तो इसे हम कहते हैं कैप्रिशियसली. दूसरा यहाँ पर होता है सीयरिंग. सीयरिंग मतलब क्या है, एक्सट्रीमली हॉट या फिर इंटेंस, मतलब जलना. तो यहाँ पर सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, द सीयरिंग हीट ऑफ फायर शी फेल्ट सीयरिंग पेन. मतलब क्या है, यहाँ पर हीट तो है ही. देखिए दो तरीके से हमने इस्तेमाल किया है. एक तो यहाँ पर बहुत तीव्र एक्सट्रीम हीट है, लेकिन उसी के साथ साथ इंटेंस यहाँ पर पेन जो है वो भी हो रहा है ना. तो दो तरीके से हमने इस्तेमाल किया है. उसी के साथ साथ तीसरा वर्ड देखने को मिलता है ऑर्डियल. ऑर्डियल का मतलब होता है एकदम ही अनप्लेजेंट या फिर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस. यहाँ पर जैसा हम सोच रहे हैं उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम ही डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, अत्यंत अप्रिय या फिर कठिन अनुभव जिसे हम कहते हैं. इसे हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिस्पाइट हिज ऑर्डियल्स ही स्टिल बिकेम IAS. मतलब इतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा था उसका, इतना डिफिकल्ट टाइम रहा था उसका, लेकिन उसके बावजूद वो एक IAS ऑफिसर बना, है ना. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गोल है उस पर फोकस किया, क्योंकि उसने जो इंद्रियां हैं उसे हठपूर्वक नहीं बल्कि वो डिनाइल के बेसिस पर नहीं, एक्सेप्टेंस के बेसिस पर चला कि हाँ ये जो चीज़ है, ये जो गोल है ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी जो डिनाइल है वो अपने आप जो है वो साइड से हट जाएंगे. चलिए यहां पर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेन सेक्शन की. इसमें पहला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है समर कितना अनयूजुअल है आज, क्यों अनयूजुअल है. तो यहां पर हम हीट वेव्स जो है उसे भी यहां पर डिस्क्राइब करेंगे काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके साथ यहां पर जानने की कोशिश करेंगे. दूसरा यहां पर बात की जा रही है आरोग्य सेतु ओपन सोर्स. इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहां पर आरोग्य सेतु की अगर हम बात करें, ओपन सोर्स की अगर हम बात करें, तो यहां पर यही है कि भैया ओपन सोर्स जो है आरोग्य सेतु ऐप को बनाया जा रहा है. ठीक है, तो इसमें कुछ और नहीं, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हमने बहुत देखा हुआ है. उसी के साथ साथ यहाँ जो कोविड-19 पेशेंट है वो यहाँ पर सेंस जो है स्मेल का वो क्यों छोड़ देता है, तो उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है. तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. अब यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है मोनेटाइजेशन डेफिसिट, जो मोनेटाइजेशन होता है वो बेसिकली क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे. उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल जो फॉर्च्यून है उसके बारे में बात कर रहा है, मतलब वर्कर जो है उनके बारे में बात कर रहा है. ये वाला आर्टिकल जो है ये यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कंट्रीज़ को. ये वाला आर्टिकल जो है माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है. ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल जो वीडी सावरकर है, स्वतंत्र वीर सावरकर भी जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है. तो देखिए भले ही ये वाला जो आर्टिकल है, मतलब स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें मतलब मोस्टली हमने सब कुछ कवर किया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है एमएम ऐप पर. अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही हम यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आप सभी ये वाला जो आर्टिकल है गूगल पर डाल दोगे आपको मिल जाएगा. ठीक है, समझने के लिए एकदम ही आसान है, क्योंकि कुछ खास चीज़ें इसमें नहीं है, खास मतलब कि डिफिकल्ट चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए. इससे आपको बहुत जो है अच्छा खासा नॉलेज एक मिल जाएगा. ठीक है, अब भले ही हो सकता है कि इसके बारे में ये जो आर्टिकल है इसमें जो भी दिया हुआ है एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से अगर ये आप आर्टिकल पढ़ते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा. तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये आर्टिकल पढ़िए आप, और कमेंट सेक्शन में उसका जो क्रक्स है वो ज़रूर लिखिएगा. चलिए यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं. काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ये आर्टिकल हम देखने वाले हैं कि समर जो है इस बार का क्यों अनयूजुअल है. तो ये हमारे GS पेपर 1 के लिए, जहाँ पर ज्योग्राफी आता है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ दिन यहाँ पर बीत गए हैं और कुछ दिन पहले से यहाँ पर जो राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये काफ़ी सीवियर
या फिर वेरी इंटेंस यहाँ पर हीट वेव कंडीशन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसमें, और कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सीयरिंग, है ना, ये भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो बोला गया है सीवियर सीयरिंग जो हीट वेव कंडीशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, अगर हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अपने आप वो वोकैबुलरी जो है स्ट्रांग हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चूरू है वहाँ पर जो राजस्थान में, वहाँ का जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला गया था। अब हीट वेव क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम समझ रहे हैं। हीट वेव जो है ये पीरियड होता है एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर। नॉर्मली जितना टेम्परेचर होता है उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेंस सीरीन टेम्परेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहेगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और खासकर हमें समर सीजन अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न साउथ सेंट्रल पार्ट जो है, मतलब विदर्भ रीजन हो गया, महाराष्ट्र का, तो ये सब रीजन में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हीट वेव्स टिपिकली मार्च जून में हमें मोस्टली देखने को मिलती है। कुछ रेयर केसेस होते हैं वहाँ पर जुलाई में भी एक्सटेंड होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो एडवर्सली अफेक्ट करती है जो लोग हैं, जो रीजन में रह रहे हैं उनको। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है हीट वेव का, कब हम बोलते हैं कि हीट वेव जो है वो आ गई है। प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हीट वेव जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो भी स्टेशन का होता है एटलीस्ट 40 डिग्री प्लेन्स के लिए और 30 डिग्री सेल्सियस जो है हिली रीजन्स के लिए ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब मोस्टली क्या है कि भैया कोई भी अगर प्लेन रीजन है वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली टेम्परेचर जा सकता है और 30 डिग्री सेल्सियस जो हिली रीजन में जा सकता है। लेकिन हीट वेव जो है तब होती है जब ये इससे ज़्यादा चला जाए, इससे बियॉन्ड चला जाए। मतलब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है किसी भी स्टेशन का वो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से कम जो है वो रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब ये टेम्परेचर जो है उससे ज़्यादा चला जाता है, मतलब यहाँ पर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा चला जाता है, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पर हीट वेव जो है वो आ चुकी है। और अगर 7 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा चला जाता है तो हम बोलेंगे यहाँ पर हीट वेव जो है सीवियर हीट वेव यहाँ पर आ चुकी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप रह रहे हो नागपुर में, ठीक है, नागपुर में रह रहे हो, वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस जाता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चला गया है 45 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पर कहेंगे हीट वेव आ चुकी है। अब यहाँ पर टेम्परेचर चला गया 48 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहेंगे सीवियर हीट वेव जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर है। अब जब यहाँ पर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है किसी भी स्टेशन का वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रहना चाहिए, हीट वेव यहाँ पर 4 to 5 डिग्री सेल्सियस जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर हीट वेव जो है वो डिक्लेयर कर दी जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर नॉर्मली भी राजस्थान अगर आप देखो तो नॉर्मली वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहता है, नॉर्मली भी रहता है ना। लेकिन नॉर्मली भी अगर रहता हो फिर भी अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसे हीट वेव जो है वो डिक्लेयर कर दी जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये क्राइटेरियाज है हीट वेव के। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाए। अगर 6 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो सीवियर हीट वेव जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाए। अब यहाँ पर कौन डिक्लेयर करता है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम देखें, स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। ठीक है, ये एजेंसी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग जो होती है, सिस्मोलॉजी जो होती है, मतलब सुनामी आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, इन सब के लिए ये कारणीभूत हमें देखने को मिलती है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कारणीभूत मतलब वो लाने के लिए नहीं, वो बताने के लिए। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, जो वेदर फोरकास्टिंग है इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो मतलब आप देखिए यहाँ पर कि जो 27 मई है, ठीक है, 49.6 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो बाकी आपके एरियाज के जहाँ जहाँ पर हीट वेव्स है तो आप देख सकते हो कौन कौन से एरिया में कहाँ पर ये बताया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि ठीक है ये तो सब नॉर्मल है ना, हर साल हमें देखने को मिलता है, तो इस बार अनयूजुअल क्या है, अनयूजुअल जो हमने देखा था वो क्या है। तो देखिए समर सीजन जो है वो पीक पर पहुंचता है मई 15 तक। ठीक है, मतलब जो चरम सीमा है उस पर पहुंचता है मई 15 तक इंडिया में। और फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है हीट वेव, जहाँ पर 40 डिग्री जो मिनिमल टेम्परेचर यहाँ पर रखा गया है उसे क्रॉस कर लेता है, और उसी के साथ साथ 45 डिग्री जो है कोई कोई एरिया वहाँ से भी क्रॉस हो जाता है।
इस साल अगर देखा जाए तो नदर्न इंडिया जो है उसने ऐसा टेम्परेचर मई 21 तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब जो मई 15 तक ही हो जाता है, मई 21 तक एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके बाद हमें हीट वेव जो है वो देखने को मिली है। अब ये क्यों हुआ है, यही यहाँ पर अनयूजुअल है। तो अनयूजुअल जो यहाँ पर हुआ है कि 5 से 6 दिन यहाँ पर डिले हो गया है, तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली हवा जो है किस तरफ बहती है, तो इस तरफ इस तरीके से जो हवा है वो हमें बहती हुई नजर आती है ना। मतलब क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये अगर जिनको डायरेक्शन भी नहीं पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्मली जो हवा है वो इस तरीके से बहती है ना। अब जब इस तरीके से बह रही है तो फिर यहां पर क्या होता है कि कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कोरियोलिस फोर्स होता है ना। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें क्या होता है कि यहां जो हवा बह रही है, ठीक है, क्योंकि जो नदन जो हेमिस्फीयर होता है उसमें जो हवा है वो किस तरफ जाती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरफ जाती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें इस तरफ जाती है, ठीक है। अब यहां पर मोस्टली क्या होता है, जो मेडिटेरियन सी है वहां से यहां पर जो हवा है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, टर्न होती है, और फिर यहां पर क्या होता है, इस तरफ आती है। और यहां पर अगर इंडिया हम देखें तो इसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नॉर्मली जो है वह हवा है वो कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी, है ना। लेकिन यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना, ये इस तरीके से आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे नदर्न जो पार्ट है उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर कंटिन्यूअस इनफ्लो जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा था, ठीक है। और इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमें विंटर में जो बरसात है वो भी देखने को मिलती है इस रीजन में, इंडिया के इस रीजन में। क्लियर है। तो अब यहां पर आप देखोगे कंटिन्यूअस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसी के वजह से यहां पर हमें जो गर्मी है वो थोड़ी कम यहां पर हमें देखने को मिल रही थी। मतलब टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ रिसेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो सपोर्ट हुआ ईस्टर्ली विंड जो है, जो ब्लो होती है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्ली विंड है जो ब्लो होती है, तो यहां पर क्या हुआ, उन दोनों का सपोर्ट यहां पर मिल गया। उसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्मली पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, 5 से 6 दिन जो है वो डिले हो गया, ठीक है। और यहाँ पर रेनफॉल जो है, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज जो है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, वो भी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से कूलर एटमॉस्फेयर जो है वो हमें देखने को मिला। तो ये अनयूजुअल कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिली। अब आपको पता होगा जो साइक्लोन है, जो एम्पैन साइक्लोन है, वो भी यहाँ पर आया था, जिसने बहुत तबाही मचाई थी। काफ़ी सारे लोग जो उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ जो है वो भी हो गई थी वेस्ट बंगाल अगर देखा जाए। अब यहाँ पर जो सीवियर हीट है वो यहाँ पर इमीडिएटली साइक्लोन एम्पियन जो है उसके पास होने के बाद नजर आई है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर साइक्लोन चला गया उसके बाद सीवियर हीट जो है वो हमें देखने को मिली है, वो स्ट्राइक हुई है। तो क्या इसका और इसका कुछ कनेक्शन है? अब देखिए साइक्लोन जो हमें यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि मैसिव था, सुपर स्टॉर्म था, जिसने 700 किलोमीटर्स यहाँ पर जो है वो पूरा ड्रैग कर लिया था, जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर ड्रैग कर लिया था ओवर द बे ऑफ बंगाल। मतलब यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो कंप्लीटली से ड्रैग कर लिया। तो एंटायर सदर्न पेनिनसुला जो है, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है, कुछ एक्सटेंड तक यहाँ पर अरेबियन सी भी जो है, तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जो है पूरा यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर जब मॉइस्चर कंटेंट चला गया तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर पूरी ड्राई विंड जो है वो हमें देखने को मिली। और जब ड्राई विंड्स है तो बट ऑब्वियस है कि ये गर्म रहेगी या नहीं रहेगी, बट ऑब्वियस रहने वाली है। तो जितना भी मॉइस्चर है जो कि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल हो जाता था, ठीक है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, जो भी यहाँ पर पानी की बूंदे हैं, जो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म को बिल्ड करने के लिए इवेपोरेट होकर वो क्या होती थी, थंडरस्टॉर्म बिल्ड करती थी, जो बरसात है वो होती थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, पूरी विंड जो है वो ड्राई हो गई, और जिसकी वजह से सीवियर हीट वेव्स जो है वो शायद यहाँ पर ट्रिगर हो गए, ऐसा भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो देखिए बहुत घुमा फिरा के ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो इजीली आप ज्योग्राफी में जो जवाब है वो दे सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट जो है वो स्मेल जो है, उनका सेंस ऑफ स्मेल वो कैसे छूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जो है और उसी के साथ टेस्ट जो है ये रिसेंटली अडॉप्ट किया गया था, रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया था। अगर आपको याद होगा तो हमने देखा भी था कि सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स में हमने देखा था एक और सिम्टम्स ऐड हो गया है कि यहाँ पर स्मेल जो है उसकी यहाँ पर टेस्ट चली जाती है ना। ये भी सिम्टम्स हमने यहाँ पर ऐड किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोटीन का चक्कर होता है पूरा। अब यहाँ पर SARS-CoV-2 जो यहाँ पर वायरस है जो कोविड-19 डिसीज कॉज करता है, ये ह्यूमंस के 2 प्रोटीन जो है उसको यहाँ पर हाईजैक कर लेता है ना। अब यहाँ पर कौन से है, तो पहला है ACE2 जो रिसेप्टर है ऑन दी सेल सरफेस,
ये यहाँ पर डोर ओपन करता है वायरस के लिए कि आ जाओ भैया, आ जाओ, अच्छा आ गए, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे शरीर, इस तरीके से। फिर दूसरा यहाँ पर है जिसे TMPRSS2 कहा जाता है, जो कि यहाँ पर रेप्लिकेट करता है जेनेटिक मटेरियल को। मतलब यहाँ पर क्या है, वायरस जो है वो इस्तेमाल करता है खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दो हमें यहाँ पर प्रोटीन जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो रिसर्च है वो की गई है माइस में, जो माइस है ना उस पर मोस्टली रिसर्च किए जाते हैं। तो माइस में यहाँ पर रिसर्च किया गया है और ये फाउंड किया गया है कि ये जो दो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय सर्टेन सेल्स ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, जो नेजल कैविटी है उसके जरिए किए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो स्मेल है ना, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि उस पर ही तो अटैक हो रहा है, उसी चीज पर तो अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टेस्ट है, जो स्मेल है वो यहाँ पर चली जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो वायरस, प्रोटीन और उसी के मैकेनिज्म जो है स्मेल का। तो इस तरीके से जो कोरोना वायरस है, नेजल कैविटी है ना, इसलिए तो हम क्या करते हैं, जो स्वैब टेस्ट है वो नेजल से भी होती है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे जो नेजल कैविटी है, अगर ये इन्फेक्ट करता है, अगर ये अंदर जाता है तो इस तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है। और फिर यहाँ पर जो नर्व है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कंप्लीटली इसको अटैच करके क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। और फिर यही जो है ये स्मेल सेंसेशन के लिए कनेक्टेड है। यही क्या होती है, स्मेल सेंसेशन को कनेक्ट होती है कि इसी से हम स्मेल कर रहे हैं। लेकिन जब यही हाईजैक हो चुकी है तो फिर आगे हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर किसी प्लेन में, जो प्लेन है वो हाईजैक हो गया है, तो उस प्लेन का कनेक्शन जो है वो हो पाएगा क्या, ऑपरेटर के साथ नहीं हो पाएगा, है ना। उसी तरीके से जब यही हाईजैक हो चुका है तो फिर यहाँ पर जो स्मेल है वो आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। तो ये कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, रिसर्चर जो उन्होंने फाउंड किया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो यहाँ पर ओल्डर माइस में फॉर्म होता है देन द यंगर वंस, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और इसीलिए क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन बन रहा है तो बट ऑब्वियसली होस्ट सेल बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, वायरस को बिल्ड करना काफी आसान हो जाता है। अब कोई अगर प्रोटीन है ही नहीं तो वायरस बिल्ड हो पाएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर बहुत सारे प्रोटीन है तो भैया इसमें नहीं हो पाए, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो उसको ज्यादा ये मिल जाता है। इसलिए क्या है, हायर लेवल ऑफ एंट्री प्रोटीन नेजल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वाई ओल्डर ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा लाइकली होते हैं इससे इन्फेक्ट होने के। तो ये भी एक कारण जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक एक यहाँ पर खुलासे जो है वो होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं, यहाँ पर फॉर्च्यून ऑफ द अदर्स। फॉर्च्यून ऑफ द अदर्स इसमें बेसिकली क्या है, तो देखिए हमारे जीएस पेपर 3 और 4 दोनों एथिक्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसको अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है एपिडेमिक्स जो है वो यहाँ पर रैंडम इवेंट्स नहीं है ना। एपिडेमिक्स अगर देखें तो यहाँ पर रैंडम इवेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अभी देखिए इसमें ये जो खास आर्टिकल है, नहीं, ये आर्टिकल के दो कारण है जो मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक तो ये है कि हमें यहाँ पर ठीक है जो बेसिक चीज़ें है वो भी पता चल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते भी थे। लेकिन फिर भी मेरा एक कारण था ये आर्टिकल लेने का, क्योंकि इसमें वोकैब जो इस्तेमाल की गई ना बॉस, मतलब कड़ाकी की जो वोकैब है ना वो इस्तेमाल की गई है। और इसमें से ही देखिए आप बहुत सारी जो वर्ड्स है वो मैंने यहीं से लिए हुए हैं, आप देख लो यहीं पे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे एपिडेमिक जो है वो नॉट अ रैंडम इवेंट दैट एफ्लिक्ट सोसाइटी कैप्रियसली एंड विदाउट वार्निंग, है ना। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर जो यहाँ पर एपिडेमिक है ये कोई इवेंट इस तरीके का नहीं है कि बिना वार्निंग के यहाँ पर घुस जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए। और उसी के ऑन द कॉन्ट्ररी हर सोसाइटी जो है यहाँ पर क्या करती है, खुद के स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर जो पेंडेमिक आया है, ये जो कोविड-19 आया है, कोरोना वायरस आया है, इससे हमारी भी जो वल्नरेबिलिटीज है वो बाहर आई है। इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर सामने आई है। क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी अगर देखी जाए इंडियन सोसाइटी की तो वो यहाँ पर एक्सपोज हुई है अनडाउटेबली। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो तो यहाँ पर है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोज हुई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई है। और उसमें से एक चीज़ है माइग्रेंट वर्कर की। माइग्रेंट वर्कर यहाँ पर जो है थाउजेंड्स ऑफ जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, तो ये यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं और उसी के साथ उनके जो घर है वहाँ पर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। नहीं तो माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। इसे हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो ऑर्डियल कंडीशंस है ऑफ माइग्रेंट्स, है ना, मतलब एकदम ही कठिन दायक जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, तो वर्ल्ड सीवियरेस्ट लॉकडाउन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ है, जो अर्बन लाइवलीहुड है वो यहाँ पर काफ़ी फ्रिजाइल हो गई है, इनसिक्योर हो गई है। और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इविक्शन यहाँ पर फेस किया जा रहा है, रिवर्स माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर फेस किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बंद है, उसी के साथ साथ लॉन्ग जर्नी यहाँ पर पैदल चलकर वो कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है।
और लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है उनकी डेथ हो रही है हीट की वजह से। हीट वेव जो है अब वो भी यहाँ पर आ गई है ना। तो यहाँ पर हॉरिफाइंग एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें वो लोग मारे जा रहे हैं। ट्रेन का एक्सीडेंट हमने देखा, जो ट्रैक्टर है उसका एक्सीडेंट हमने, मतलब जो मेटाडोर है उसका एक्सीडेंट देखा। तो काफ़ी काफ़ी दर्दनाक जो हादसे हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, क्या ये नया है, क्या ये पहली बार हो रहा है? तो जी नहीं, ये रिवर्स माइग्रेशन जो है ये हमें पहले भी देखने को मिला है, कोई नया नहीं है इतिहास में अगर देखा जाए। और बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है ना कि हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों है। हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हुई है, किस तरीके से उन्होंने सिचुएशंस को टैकल किया है, और वो सिचुएशन से हम कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप जा रहे हो तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वही यहाँ पर टिक सकता है जो इतिहास है सीख कर जो भी चीज़ें हैं वो करे। आर्य चाणक्य जो उन्होंने कहा था ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद पर वो गलती को आजमाने के लिए आपकी ज़िंदगी जो है वो कम पड़ जाएगी। इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखना ज़रूरी है, इतिहास में क्या हुआ है उससे सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो रिवर्स माइग्रेशन है इतिहास में भी हुआ है। प्लेग जो है वो हमें देखने को मिला था, है ना, जिसमें बॉम्बे में तहलका मचा दिया था, जिसकी वजह से हमें इन फेमस जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट है 1897 का वो देखने को मिलता है ना। जो प्लेग है, जो यहाँ पर ये जो फेमाइन है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है इतिहास की, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिली थी, है ना। सिटीज़ जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो प्लेग है उसने पूरा ग्रसित हो गया था। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये पहले भी फेस किए जा चुके हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्राइसिस जो है लेबर सप्लाई में भी देखने को मिले थे, क्योंकि भैया सब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर लेबर सप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। बहुत सारी जगहों पर लेबर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। अब ये जो लेबर से वापस आएंगे क्या? अब जो लेबर दिल्ली से गए हैं, जो लेबर्स मुंबई से गए हैं, फिर से वो आएंगे क्या? क्योंकि उन्हें तो यही डर रहेगा कि कभी लॉकडाउन हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, हम तो फिर से फंस जाएंगे, इससे भैया घर पे बैठे रहो, है ना। तो यहाँ पर वो फिर से आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है, भले ही उन्हें मौका दिया गया है कि आप इंडस्ट्री शुरू रखो, सब कुछ शुरू रखो, पैसा जो है वो आते रहना, लेकिन कैसे कैसे होगा, है ना। तो इसलिए जो सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो यहाँ पर उठिए और यहाँ पर जो काम है वो करने के लिए आइए। अब यहाँ पर देखिए रूरल टू अर्बन माइग्रेंट्स अगर हम देखें तो हमें 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होते हैं परमानेंट, मतलब यहाँ पर परमानेंटली चले जाते हैं कि भैया अब यहाँ पर हमारा जो देश है उसमें कुछ है नहीं, तो आप चलिए दूसरे इसमें जाते हैं और वहाँ पर हम परमानेंटली काम करना शुरू कर देते हैं, तो परमानेंट माइग्रेंट्स होते हैं। दूसरे होते हैं सेमी परमानेंट, है ना, या फिर लॉन्ग टर्म सर्कुलर जो होते हैं कि भैया यहाँ पर क्या होगा, ठीक है हम जा रहे हैं लेकिन वापिस आएंगे, देखना हमारे गाँव हम वापिस आएंगे। फिर उसके बाद तीसरे होते हैं जो सीजनल टेम्परेरी बेसिस पर होते हैं कि भैया अभी यहाँ पर हमारा जो खेती है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो चलिए हम यहाँ पर खेती का भी काम नहीं है तो हम वहाँ पर जाकर कुछ इंडस्ट्रीज में काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद वापस जब सोइंग सीजन आ जाएगा तो हम वापस यहाँ पर हमारे खेत में हमारे देश में आ जाएंगे। इस तरीके से 3 तरीके के जो ये है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं। पहली तो चीज़ ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उनका यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार जो उन्होंने क्या किया है, सभी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो निकाल दी है, जो लॉज है लेबर लॉज है वो निकाल दी है कि अब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन साइट जो है उसमें यहाँ पर जो लिविंग एरियाज है वर्कर्स का, वहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स है वो देखने को मिल रहे हैं जो कि दूसरे हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये 2 डिफिकल्टी जो है ये यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स की हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा 80 to 90% जो लेबर फोर्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है उनकी कंडीशन जो है यहाँ पर सुधारी जाए, क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं सुधारी जाएगी तो फिर यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं हो सकती है। उनकी कंडीशन यहाँ पर सुधारी जानी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्मॉल फर्म्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको यहाँ पर आउटसोर्सिंग दी जा रही है। मतलब कि एक जो इंसान है, तुम्हारे पास कितने लेबर्स है, अच्छा इतने हैं ना, ठीक है तुम कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो हम क्या करते हैं, घर अगर बनाना है कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर भरी ऑथराइज है, लेकिन उसके साथ जो काम करने वाले लेबर्स है वो तो अनऑथराइज है। हम ये कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि तुम यहाँ पर कर लो, अब वो लेबर को कितने पैसे दे रहा है वो तो कोई नहीं बता सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें देखने को मिलते हैं। तो आउटसोर्सिंग हो रही है काम की, इससे क्या हो रहा है, लेबर राइट जो है और ज़्यादा इरोड होते जा रहे हैं। जो लेबर राइट्स है, जो सोशल प्रोटेक्शन है, वो और ज़्यादा इरोड होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर एक इंसान की तबियत खराब हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, हमें अब लेबर से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये लेबर्स के बारे में देख रहा है, ठीक है, ये अनऑथराइज्ड है, सब कुछ जो मतलब यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक की तबियत खराब हो गई,
अब ये बोल रहा है कि मैं 2 दिन तक नहीं आ पाऊंगा, इसकी 2 दिन की सैलरी जो है ये कॉन्ट्रैक्टर कट कर देगा। कोई सोशल प्रोटेक्शन यहाँ पर मिला हुआ नहीं है कि भैया अगर तबियत खराब है फिर भी उसको पैसे देते रहो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या सोचेगा, ये 2 महीने की पगार कम होने के बजाय मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ, काम करते करते उसकी डेथ हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिले। तो लेबर राइट्स यहाँ पर बिल्कुल से इरोड होते जा रहे हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन है वो इरोड होते जा रहा है। तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर का जो सवाल है ना, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे जो आर्टिकल्स हमने देखे हैं इसमें से आप प्रॉपर तरीके से निकालिए, जिससे कि आपको प्रॉपर यहाँ पर जो लेबर राइट्स है उसके पूरे चीज़ें जो है यहाँ पर मिल जाए, और जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रहे हैं वो सब मिल जाए सोल्यूशन के साथ। ठीक है, जो आपको इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें हमने कई सारे देखे हुए हैं। अगर आप देखो द हिंदू में काफ़ी मुश्किल से आपको जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है वो देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर जाते हैं, मोनेटाइजेशन क्वेश्चन। अब ये हमने कई बार देखे हुए हैं, ये इकोनॉमी का आर्टिकल है, कई बार हमने देखा हुआ है, सेपरेट जो वीडियो है वो भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ जिससे कि हमारी एक रिविजन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली लास्ट वीक जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑप्शन जो है ओपन रखा हुआ है, मोनेटाइजेशन ऑफ द डिफिसिट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑफ द डिफिसिट बेसिकली क्या है। अब देखिए हमारे हमारे देश में जो स्लो डाउन है वो काफ़ी पहले से है। क्यों स्लो डाउन चल रहा है, अब कोई भी स्लो डाउन चल रहा है, नहीं कौन से, इससे हम देख सकते हैं एक तो उस देश में कंजम्पशन किस तरीके का है, दूसरा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके का है, तीसरा है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके का है, और तीसरा नेट एक्सपोर्ट जो है वो किस तरीके का है ना। और यही हम क्या कहते हैं, जो जीडीपी है वो कैलकुलेट करने में काम आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो लोग खरीद कुछ पाएंगे क्या, नहीं खरीद पाएंगे, तो कंजम्पशन नहीं हो पाएगा। अब कुछ बेचा ही नहीं जा रहा है, इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, उसके हाथ में भी तो पैसा नहीं है। फिर उसके बाद जो एक्सपोर्ट है वो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिनारियो में बचता क्या है, बचता है सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसके जरिए इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन ना होने की वजह से, डिमांड जो है पूरी तरीके से नीचे जाने की वजह से, डिमांड पूरी नीचे चली गई, उसकी वजह से लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे, तो जीएसटी हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो मतलब सरकार के पास भी जो पैसा है, जो रेवेन्यू है वो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, जब पैसा कम आ रहा है, खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, ऐसे सिनारियो में हमें जो फिस्कल डिफिसिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। फिस्कल डिफिसिट मतलब उधार ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो सरकार जो है वो उधार ले सकती है। सरकार कैसे उधार ले सकती है, एक तो बॉन्ड्स इशू कर देगी, है ना, कि बॉन्ड कोई खरीदो उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन बॉन्ड भी कौन खरीदेगा, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है ना। और दूसरी चीज़ ये क्या है, उधार ले सकती है, बाहर के मार्केट से उधार ले सकती है, लेकिन उधार लेने में प्रॉब्लम है ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी जो हमने देखा था, मतलब यहाँ पर जो आरबीआई वो क्या करती है, आरबीआई पैसा छाप छाप कर सरकार को देती है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट अगर हम देखें, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर सरकार बोल रहा है कि मित्रों पैसे दे दो, तो यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई बोलता है कि प्रिंट करके देता हूँ, ऐसा प्रिंट करके देता हूँ। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, बहुत सारा पैसा प्रिंट करती है और फिर यहाँ पर सरकार को देती है। अब ये सरकार को पैसा मिला हुआ है, क्या ये मिल गया है, ये क्या डाउरी के रूप में मिल गया है, नहीं, दहेज में नहीं मिला है। ये पैसा जो है, ये पैसा सरकार को चुकाना पड़ता है, फिर से यहाँ पर सरकार को जो पैसा है वो आरबीआई को देना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखिए। इसे हम क्या कहते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मतलब आरबीआई बहुत सारा पैसा छापकर सरकार को दे, फिर सरकार वो जो पैसा है वो पैसा जो एक्सपेंडिचर है उसमें लगाए, मतलब जो स्कीम्स होती है उसमें लगाए, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाए, और फिर सरकार को ये जो पैसा है ये वापस भी करना पड़ता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब बहुत सारा पैसा जो है वो छाप दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या होता है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि सपोज 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोग, उसमें से एक के पास 100 रुपये थे, इसके पास भी 100 रुपये थे, इसके पास 1000 रुपये थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है 1000 रुपये का। अब इसमें से कितने लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, एक ही मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, कितने लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, एक ही इंसान अफोर्ड कर पा रहा था, तो इसके रेट 1000 रुपये हैं। लेकिन अब सरकार क्या करेगी, पैसा छाप छाप के हर किसी के अकाउंट में 1000 रुपये डाल देगी। तो इसके भी अकाउंट में अब कितने हो गए, इसके भी अकाउंट में हो गए अब 1000 रुपये, इसके भी अकाउंट में हो गए अब 1000 रुपये, इसके अकाउंट में कितने हुए, इसके अकाउंट में हो गए 2000 रुपये। तो अब सब यहाँ पर मोबाइल लेने के लिए जाएंगे, लेकिन मोबाइल तो एक ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिमांड जो है मोबाइल की बहुत ज़्यादा बढ़ गई अचानक से, तो क्या होगा, ये मोबाइल की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, इसकी हो गई 2000 रुपये, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर देखिए कि कौन अफोर्ड कर पा रहा है, वही इंसान जो है वो अफोर्ड कर पा रहा है। मतलब क्या है कि अगर आप अकाउंट में पैसा जमा भी कर दोगे, बहुत सारा पैसा छाप कर लोगों के अकाउंट में जमा भी कर दोगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, फिर से जो लेवल है वही रह जाएगी,
ठीक है। तो इसलिए सरकार जो है बहुत सारा पैसा छापकर अकाउंट में जमा नहीं करती है। जो 15-15 लाख रुपए जो है वो जो हो रहा था कि 15 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, अगर आते भी थे तो प्रॉब्लम जो है वैसी की वैसी ही होती थी, उसमें कोई निवारण नहीं होता था। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन प्रोन है, इंडिया में इन्फ्लेशन जो है बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन प्रोन है, इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो आरबीआई है वो भी यहाँ पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम जो है वो फेस कर रही है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी है वो भी यहाँ पर लॉस हो जाती है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखे हैं, ग्रीस में ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे पैसे जो छाप दिए गए थे, लोग टोपला भर भर के जा रहे थे ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए, इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया था, है ना। जिम्बाब्वे अगर आप देखोगे वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, मतलब ब्रेड का पैकेट लाखों रुपए में बिक रहा है, लेकिन वहां पर लाखों रुपए की कीमत, हर इंसान वहां पर मल्टी मिलियनियर है, हर इंसान मल्टी मिलियनियर है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है वो हमें पता चलता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर यही चीज जो है, यही चीज बताने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट जो है मॉनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट, ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये वाला आर्टिकल जो है आपके लिया है, जिससे कि इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये वाला जो आर्टिकल है ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना, ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें जो है वो कवर की हुई है। फाइनली यहाँ पर बिगेस्ट क्वेश्चन जो निकल कर आता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ यहाँ पर इसी तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, पैसा ज्यादा छापकर, क्योंकि इससे तो बहुत बड़ा रिस्क है ना कि अगर यहाँ पर हम रुके नहीं तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर केसेस अगर हम देखेंगे मोनेटाइजेशन के, तो ये जो चीज़ है ये फ्रीक्वेंटली हुआ करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ है, फिर उसके बाद ये बंद कर दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे आप तो हमारे पास और भी ऑप्शन है कि यहाँ पर हम जीरो इस पर ये जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, 0% पर हम ये जो पैसा है उधार ले सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ पर पैसा छापना चाहिए, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि सरकार ने बहुत सारा पैसा छापकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स में हमने ये चीज़ें कवर की हुई है। इनफैक्ट सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है कि सरकार बहुत सारा पैसा छापकर क्यों गरीबों में नहीं बांट देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी खूबसूरत धरती हम जूम करते हैं तो हम भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब हमें उस कंट्री तक पहुंचने के लिए जाना पड़ेगा यूरोप में, तो यहाँ पर हम आ गए हैं मेडिटेरियन सी पर, और यहाँ पर हम आ गए हैं ऊपर यूरोप में। तो यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ पर हमें वो कंट्री जो है वो देखने को मिलती है। तो ये है वो कंट्री जो हमने आपसे मैप में पूछी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्री को बॉर्डर करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने जरूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।